हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य का पुनर्गठन। क्योंकि इसके पहले हमने संविधान पढ़ लिया, संविधान सभा पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ लिया, लोकतंत्र पढ़ लिया, जो कि बीपीएससी, टीआरई में, केवीएस में, ईएमआरएस में, डीएसएसबी में जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जो टीजीटी लेवल तक का है। ये पीआरटी वाले भी देख सकते हैं, मीडिएट वाले भी देख सकते हैं और टीजीटी लेवल वाले भी देख सकते हैं, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 एंड 9-10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हम पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे, राज्य का पुनर्गठन। यानी कि पुनर्गठन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि पुनर्गठन जब राज्य का, जैसे अंग्रेज़ों का पहले जब शासन था तो ABCD करके ग्रुप में बांट रखे थे, कि मतलब कुछ बहुत दूर के हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को एक ग्रुप में बांट दिया, और जो हायर्ड किए गए हैं, जो दूर के हैं, दूर दराज के, जैसे सिक्किम है उसको अलग से, वर्मा को अलग से। तो अंग्रेज़ों ने अलग अलग ABCD ग्रुप में बांट रखा था जी। लेकिन जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब हमने पुनर्गठन किया। जैसे आप सुने हैं कि पटेल जी के बारे में कि आई थिंक 562 रियासतें थी जिसको एक करने का श्रेय जाता है, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये जो पुनर्गठन हुआ उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि राज्य पुनर्गठन 1947 में एस के धर आयोग बना था, और आज़ादी के बाद पहली बार नवंबर 1947 में बना। यानी कि जो एस के धर आयोग था वो नवंबर महीने में बना 1947 में। अपनी रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1948 में पेश करी थी, और केवल भाषा के आधार पर बनाना या सही नहीं समझा। यानी कि भाषा के आधार पर राज्य को मानना या बनाना ये गलत होगा। फिर लोगों की डिमांड तो बढ़ती जा रही थी। 1948 की बात देखी गई तो कांग्रेस सम्मेलन हुआ जयपुर में कांग्रेस सम्मेलन हुआ। लोगों की मांग थी कि भाषा के आधार पर ही पुनर्गठन आयोग हो। तो उस समय कंडीशन, एक और कमेटी बनी, आयोग बना JBP आयोग। तो पहला बना हमारा एस के धर आयोग, और दूसरा बनने जा रहा है JBP आयोग। इन्होंने धर आयोग यानी एस के धर आयोग का समर्थन किया। यानी ये लोग भी बोले कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना उचित नहीं होगा। JBP का मतलब ये है कि J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पटाभी सीतारमैया। तो इन तीनों जने के देख रेख में कमेटी बनी JBP आयोग। इन्होंने भी माना कि एस के धर आयोग ठीक कह रहे हैं कि भाषा के आधार पे नहीं बना जाए। फिर 1952 में क्या हुआ? 1952 में आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ ली बहुत तेज़ी से, और कांग्रेस के नेता उस समय थे पोट्टी रामुल्लू नेता जो थे, जो कि 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे। इन लोगों का डिमांड था कि आंध्र प्रदेश को, जो कि आंध्र प्रदेश उस समय तमिलनाडु के क्षेत्र में आता था, तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया जाए। तो 56 दिन की भूख हड़ताल पे इनकी डेथ हो गई, जिसमें सरकार में काफ़ी दबाव बढ़ा, और केंद्र सरकार पर दबाव पड़ने के कारण फाइनली 7 अक्टूबर 1953 में क्या किया कि भाषा के आधार पर आंध्र का राज्य बनाना घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र एक भाग निकाला गया, जो कि तमिलनाडु से निकालकर बनाया गया आंध्र। जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जब हमारा पुनर्गठन आयोग 1956 बना था, राज्यों का पुनर्गठन आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। ये 1956 में हुआ था। और जब 7 अक्टूबर 1993 में आंध्र बना था, उस समय सिर्फ आंध्र नाम था, आंध्र प्रदेश नहीं। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि फजल अली आयोग 1953 में फजल अली आयोग बना, जिसमें फजल अली मेन मुख्य थे,
और 2 और सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर थे, हृदय नाथ कुंजरू थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया 1955 में, 1953 में बना और 1955 में रिपोर्ट दिया। इन्होंने सिफारिश किया कि ठीक है, 16 राज्य और 3 यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी, 16 राज्य बनाना है और 3 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बनाना है, यानी कि बट सरकार ने इन चीज़ को मना कर दिया, मानी नहीं सरकार उस समय। फिर बना आगे 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। जब राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, तब जाके 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। ठीक, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ कि 1956 के बाद राज्य और यूटी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, 2 भागों में बांट दिया गया। क्योंकि इसके पहले ABCD ग्रुप में था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ABCD ग्रुप करके बांट रखा था राज्यों को, हमारे ब्रिटिश इंडिया को कह सकते हैं। राज्य की श्रेणी को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो ABCD करके था उसको ख़त्म कर दिया गया और राज्य और यूटी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। जैसे कि मुंबई का देखा जाएगा तो मुंबई 2 भागों में बट गया, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात 1960 में। तो गुजरात कब बना? 1960 में, और मुंबई महाराष्ट्र में था। 1966 में हरियाणा और पंजाब में भी ऐसे ही हुआ, तो इन दोनों से विवाद हो गया चंडीगढ़ को, और केंद्र शासित प्रदेश उस समय उन चीज़ों को बनाया जाता है जहाँ पे थोड़ा विवाद वगैरह उत्पन्न हो जाता था, उसको केंद्र शासित डायरेक्ट केंद्र के अधीन रखा जाता था। तो पंजाब हरियाणा की डिमांड थी, चंडीगढ़ जो राज्य था वो इसने तो इसको यूटी बना दिया गया। और यूटी की अगर बात करें तो 69th CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में, यानी कि 69वां संशोधन 1991 में जो हुआ, वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया 1991 में। कौन सा संशोधन था? 69th, राजधानी क्षेत्र का दर्जा। और दिल्ली का जो नई दिल्ली नाम रखा गया, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली नाम रखा गया 1922 में। ठीक, अगर हम थोड़ा इधर देखें, ABCD भाग जो पहले ग्रुप ऑफ स्टेट्स था जो कि ब्रिटिश इंडिया ने कर रखा था, संविधान संघ शासित प्रदेश में बांटा था, भूमि से जो दूर थे उनको अलग किया था, सामरिक महत्व जिसका था, जैसे कि चिकन नेक का नाम सुने हो, सिलीगुड़ी का नाम सुने हो, कारगिल का नाम सुने हो, अंडमान का नाम सुने हम लोग, ये सारे चीज़ जो कि ऐसे ग्रुप में बांट रखे थे। विवादित क्षेत्रों को अक्सर यूटी के नाम से, तो केंद्र सरकार घोषणा के जरिए इन सब को अलग अलग ग्रुप में बांट रखी थी। लेकिन जब 1956 का हमारा जब राज्य पुनर्आयोग स्टार्ट हुआ, तब ये सब धीरे धीरे आया। 1961 में आप जानते हैं कि 1961 में गोवा और दमन दीव को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि गोवा और दमन दीव को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो पुलिस कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। अन्य राज्य ऐसे ही बने हैं, यानी कि बहुत सारे राज्य अलग अलग तरीके से बने हैं। जैसे आपने देखा कि झारखंड का बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बना है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में बना था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तेलंगाना 2 सितंबर 2014 को बना। जम्मू कश्मीर 2019 में, अभी हाल फिलहाल में हमने सभी देखा। थोड़ा और डिटेल देखें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो आर्टिकल 370 की जो धारा थी जम्मू कश्मीर के बारे में, उसको हटा दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का खुद का अलग संविधान था। उनका संविधान 26 जनवरी 1957, याद रखिएगा, 1957 में भारत का जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। 2 अगस्त 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में
इसके जम्मू कश्मीर नाम का विधेयक पारित किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ये रहा नाम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। धारा 370 को हटा दिया गया और इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 केंद्र शासित भागों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधायिका होगी, जैसे दिल्ली में विधायिका है, पुदुचेरी में विधायिका है, जैसे कि लद्दाख में बिना विधायिका का सिर्फ केंद्र शासित हो जाएगा, जबकि केंद्र शासित दोनों है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन लद्दाख में विधायिका नहीं है, जम्मू कश्मीर में विधायिका है। ठीक है, तो ये राज्यों का पुनर्गठन का थोड़ा सा हिस्सा था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्योंकि साधारण बहुमत की बात आएगी, विशेष बहुमत की बात आएगी, कुछ प्रभावी बहुमत की बात आएगी, तो बहुमत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर में, तो उसको देखेंगे कैसे क्या करना है। तो हम बहुमत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बहुमत के प्रकार क्या हैं, कितने हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक, अभी देखते हैं। जैसे कि बहुमत हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बहुमत का प्रकार, साधारण बहुमत हम सभी जानते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% + 1, यानी जैसे 10 लोग हैं, अगर 6 लोगों ने वोट कर दिया तो ये साधारण बहुमत से पास कर लिया जाएगा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है जो 50 + 1, जिसको साधारण बहुमत। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों के सदस्यों का बहुमत होता है। ठीक है, प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं साधारण बहुमत का? तो साधारण विधेयक पे इसका प्रयोग किया जाता है, धन विधेयक पे इसका प्रयोग किया जाता है, और राज्य का नाम परिवर्तन या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने के लिए हुए, वित्त विधेयक कोई है वहाँ पे भी साधारण बहुमत, और नागरिकता को भी साधारण बहुमत, जैसे नागरिकता अभी CAA चल रहा था 2019 में, वो सब। प्रभावी बहुमत दूसरा प्रकार, एक प्रकार हो गया साधारण बहुमत, दूसरा प्रकार है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। सक्रिय सदस्यों की संख्या का बहुमत, यानी जो लोग एक्टिव सदस्य हैं उनकी संख्या का बहुमत, यानी 50% + 1। साधारण में सिंपल मेजोरिटी में था 50% + 1, इसमें भी 50% + 1, बट ये प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी, इसमें सक्रिय सदस्यों की संख्या का बहुमत है। यानी कि लोकसभा में मान लीजिए 543 लोग हैं, ठीक, और 543 में 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 1 लोग मान लीजिए सदस्य समाप्त हो गई, तो 11 5 16 1 17, यानी 17 लोगों को हटा दीजिए। यानी जब 553 में से 17 माइनस करेंगे तो 526 बचेगा। ये 526 जो बच रहे हैं, प्रभावी बहुमत को हम देख रहे हैं ध्यान से। तो प्रभावी बहुमत में सक्रिय सदस्य संख्या बहुमत, लोकसभा में 543 मेंबर हैं, 11 ने इस्तीफा दे दिया, 5 की मृत्यु हो गई, 1 सदस्यता समाप्त हो गई, तो टोटल 17 लोग हट गए, यानी सदस्य सक्रिय नहीं रहे। ओके, ये लोग सक्रिय नहीं रहे, तो 543 में जब 17 माइनस करेंगे तो 526 हो जाएगा, यानी 526 को ही 17 सक्रिय लोग मानेंगे। अब सक्रिय लोग का प्रभावी बहुमत कैसे होगा? तो 526/2% + में 1, ठीक, यानी कि 263 + में 1, यानी 264 जो ये नंबर आ रहा है, ये इफेक्टिव मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग 8 जगहों पे होता है। 8 जगह हम अगर फाइंड कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो सब बवाल खत्म। 8 जगह कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि लोकसभा में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में भी अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, नॉट उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष लोकसभा में होते हैं। ऐसे ही राज्य विधानमंडल में भी होते हैं, जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो राज्य में भी राज्य विधानमंडल होता है, उसमें भी राज्यसभा होती है, और जिसको राज्यसभा नहीं विधानसभा बोलते हैं, गलत, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है। ओके, देयर इज मिस्टेक।
विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा में अध्यक्ष होंगे, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते थे, उपाध्यक्ष भी होंगे। और विधान परिषद में जैसे कि यानी कि राज्यसभा की परिषद सी, वहाँ पे सभापति और उपसभापति। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी टोटल 8 जगहों पे। यानी जो हमारे हाउसेस के जो हेड हैं उनको इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में क्या है उसको देखते हैं। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 यानी बहुमत, यानी जिसको 2/3 बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2/3। इसका प्रयोग राज्यसभा के आर्टिकल 312 में किया जाता है। आप सभी जानते हैं 312 में जो लोक सेवा आयोग की बात करता है, लोक सेवा आयोग। और ये सिर्फ राज्यसभा का ही अधिकार है कि लोक सेवा आयोग के बारे में पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, बढ़ाना है, घटाना, जो भी करना है। टाइप ए, इसमें विशेष बहुमत में 3 प्रकार हैं, ए, बी एंड सी। तो ए को देखते हैं। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी कि जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 अगर किया जाए तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। जैसे लोकसभा में 533 लोग हैं और 543 लोग हैं, उपस्थित मान लीजिए 200 हुए और मतदान किए 180। तो जो मतदान किए हैं उसका 2/3 निकालेंगे तो 3 6 18 दूना 6 6 दूना 12 120 आएंगे। तो जो 120 है वो विशेष बहुमत टाइप ए में काउंट किए जाएंगे, यानी 120 मेंबर हो जाएंगे। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? राज्यसभा यानी अखिल भारतीय समाज में, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा, लोक सेवा आयोग है, राज्य सेवा आयोग है। ओके, दूसरा विशेष बहुमत है टाइप बी। इसको देखा जाए तो ये भी विशेष बहुमत, यानी कि इसमें भी 2/3 बहुमत जो कि कुल सदस्य संख्या के आधी से कम ना हो। अब इसमें कंडीशन है कि आधी से कम ना हो जो टोटल संख्या है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो लोकसभा में 543 है, 543 का आधा कितना हुआ? 272। इसमें से अधिक होना चाहिए, यानी 272 से अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, इसमें था सिर्फ उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ओके, डन। यहाँ पे उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तथा आधे से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे उपस्थित 280 हैं, मतदान के 180, तो 180 का जब 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो क्या 120 ये आधे से अधिक है, यानी 272 से अधिक है? नहीं। तो यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, यानी संशोधन का काम नहीं हो पाएगा। डन। फिर अगले दिन ये क्या करेंगे, नेक्स्ट डे फिर अपने नेता वगैरह को बुलाएंगे, भाई अपने के सारे नेता आ जाओ, हमें बिल पास करना है। तो उपस्थित हो गए मान लीजिए 500, क्योंकि टोटल 543 है तो उसमें से उपस्थित हो गए 500, और उसमें से मतदान किया मान लीजिए 450 लोगों ने। तो 450 का जब 2/3 निकालेंगे तो ये होता है 300, यानी 300 क्या 272 से अधिक है, यानी 272 जो होना चाहिए लीस्ट नंबर, तो 72 से अधिक है। हाँ, इसका मतलब संशोधन हो सकता है, यानी संशोधन हो जाएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसीलिए ना सरकार बोलती है कि मतलब हम अच्छी मेजोरिटी लेंगे। जैसे बीजेपी ने भी बोला था 300, आई थिंक 400 पार इनका स्लोगन था, जबकि आधा भी नहीं आया। प्रयोग अगर देखें तो संशोधन, यानी कि जो विशेष बहुमत है टाइप बी वाला, वो प्रयोग संशोधन में किया जाता है। जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। और CAG जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है हमारे हिंदुस्तान में, जो कि अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है, यानी कि अंबेडकर जी ने कहा है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई पद है संवैधानिक पद तो वो CAG है, क्योंकि ये पब्लिक पर्स का जिम्मेदारी देखता है। लोग क्या बोलते हैं, लोक सेवा, स्लिप ऑफ टंग गलत, CAG कंट्रोलर ऑडिट जनरल, हाँ कंट्रोलर ऑडिट जनरल होते हैं जो कि भारत के लेखा जोखा का परीक्षण करते हैं। डन। तो ये जो है विशेष बहुमत टाइप बी, जो कि आधे से अधिक नंबर होने चाहिए, वो
कहाँ यूज़ करते हैं? संशोधन में यूज़ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने में यूज़ करते हैं, और सीएजी के पद को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट है विशेष बहुमत, जो कि टाइप सी है, जो कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 होना चाहिए। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। 543 का 2/3 कितना हो जाएगा? तो 543 का 2/3 हम निकालें हैं 362 हो रहा है। यानी ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी आएगी, यानी विशेष बहुमत आएगा, उसका प्रयोग होगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। यानी कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है, जो कि सबसे कठिन माना जाता है, और इसे थोड़ा सा कठिन माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना, रिमूव करना, और ये सीएजी के पद को हटाना। लेकिन सबसे ज़्यादा हटाने की जो प्रक्रिया सबसे ज़्यादा कठिन है वो राष्ट्रपति का है, जिसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। जबकि आर्टिकल नंबर 61 में प्रक्रिया है, प्रोसेस को बताया गया है, और आर्टिकल नंबर 56 में इसका उल्लेख है। यानी अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया और इस पे अभियोग लगाने का जो उल्लेख है, तो उल्लेख कहाँ है भैया? 56वें आर्टिकल में, और प्रक्रिया कहाँ है? 61 आर्टिकल में। ये ध्यान रखना है। यानी महाभियोग की प्रोसेस जो है वो 2 जगह इंगित है, जिसमें 61वां में प्रोसेस है, और 56वां में इसका डेफिनेशन है कि किस प्रकार और कैसे लगाया जा सकता है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं क्या है। यस, अब आ गया नया टॉपिक, संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमारे भारतीय संविधान लिया गया, जबकि हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यस, तो ये काफ़ी एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इसको हम अलग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, जापान से लिया गया है, रूस से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सारा हम डिटेल कल करेंगे, अगली वीडियो में इसको करेंगे, ताकि आराम से हौच पौच ना हो, आराम से धीरे धीरे रिवाइज़ करना है। और दोस्तों आपको कान में लीड लगा के बस इसे सुनता रहना है, सुनते रहना है, बिकॉज़ ये मैं बहुत शानदार, बहुत मेहनत करके ये नोट्स क्रिएट करता हूँ, और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं फॉर टीचर एज वेल अदर कॉम्पिटिटिव, ये सबके बहुत काम आएंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।